अनुच्छेद क्या है? तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 हमारे संविधान की आत्मा है। क्या? आर्टिकल 32 हमारे संविधान की आत्मा है। लेकिन उन्होंने प्रस्तावना के संबंध में क्या कहा था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का पवित्र दस्तावेज है। तो आपके मन का अब सवाल होगा कि सर ये बताइए कि आखिर हमारे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो एक व्यक्ति रहे, उनका नाम है ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने कहा, प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। तो इतने स्टेटमेंट को याद रखिएगा। सुभाष कश्यप का एक दो स्टेटमेंट है। सुभाष कश्यप का स्टेटमेंट अभी तक परीक्षा में पूछा नहीं गया है, क्योंकि वो लेखक रहे और ये सब विधिवेत्ता रहे। सुभाष कश्यप ने कहा, यदि प्रस्तावना संविधान एक शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। यदि संविधान एक नींव है तो प्रस्तावना उस पर खड़ी हुई एक अट्टालिका है। ये सुभाष कश्यप जी ने कहा। तो ये 5 स्टेटमेंट याद रखिएगा कि जहां एक और एन ए पालकीवाला ने कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय पत्र है, वहीं दूसरी ओर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा प्रस्तावना हमारे संविधान का दीर्घकालिक सपनों का विचार है। वहीं तीसरी ओर ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। वहीं चौथी ओर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा प्रस्तावना हमारे संविधान का पवित्र दस्तावेज है। और वहीं डॉक्टर के एम मुंशी ने कहा प्रस्तावना हमारे संविधान की जन्म कुंडली है। और सबसे लास्ट में मैंने बताया कि सुभाष कश्यप साहब ने कहा कि जहां संविधान अगर शरीर है तो संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा होगी। इस सेंस में कहा था किसने? डॉक्टर सुभाष कश्यप ने कहा था। और उन्होंने कहा था यदि संविधान एक नींव की तरह है तो प्रस्तावना उस पर खड़ी हुई एक अट्टालिका है। क्लियर? तो इन सारी बातों को फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सभी स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार मैं शॉर्ट रिवीजन कर देता हूं कि पूरे प्रस्तावना से क्वेश्चन क्या बनेगा। पहला सवाल, प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है। उद्देश्य का क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह उद्देश्य प्रस्ताव का परिणाम था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जो मेरे मुंह से अब निकलेगा वह एग्जामिनेशन का प्रश्न होगा। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को। और इसे संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न, हमने प्रस्तावना को कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा को कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को कहां से लिया है? रूस की क्रांति से। प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे आदर्श को कहां से लिया है? फ्रांस की क्रांति से लिया है। ये हमारे संवैधानिक उपबंध वाले प्रश्न हो गए। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? ये मूल संविधान में व्यवस्था नहीं थी। वर्तमान स्थिति क्या है? संशोधन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का वाद भाग नहीं माना गया? बेरुबारी केस 1960 में। निम्नलिखित में से किस केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में। हमारी प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? केवल एक बार। कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। और उसके तहत कितने शब्दों को जोड़ा गया? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 शब्दों को जोड़ा गया। उसके बाद हमारे प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है? हम भारत के लोग से होती है। हमारी प्रस्तावना ने क्या बताया कि हमारे संविधान का स्रोत क्या है? भारत की जनता है। हमारे प्रस्तावना में क्या बताया गया कि संविधान का स्वरूप कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा और गणराज्य होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब जो अपने आंतरिक और बाह्य फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो। समाजवादी का मतलब जो अपने संसाधनों का वितरण इस प्रकार से करे कि सभी लोगों तक उसकी पहुंच हो जाए। और हमारी प्रस्तावना में कैसे समाजवाद की बात की गई है? लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की गई है। ये किसकी विचारधाराओं से प्रभावित है? गांधी और नेहरू की विचारधारा से प्रभावित है। उसके बाद किसकी बात की गई? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? ऐसा राष्ट्र जिसका अपना कोई राज्य की धर्म नहीं होता। उसके बाद है लोकतंत्रात्मक, जहां पे अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है, जहां पे जनता का शासन होता है। और सबसे लास्ट में है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है जहां का राष्ट्र अध्यक्ष
वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होता है। और हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्याय हैं? 3। संख्या याद रखिएगा। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5। कितने प्रकार की समानता है? 2। और कितने प्रकार की राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है? 1। और हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। कब अधिनियमित हुआ? इसी दिन। कब आत्मार्पित हुआ? इसी दिन। कब पारित हुआ? इसी दिन। लेकिन कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। कब आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950। कब क्रियान्वित हुआ? कब? 26 जनवरी 1950। कब आंशिक रूप से लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1950। इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण कथन कहे गए, एन ए पालिकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे पवित्र दस्तावेज कहा। डॉक्टर के एम मुंशी ने इसे हमारे संविधान की जन्म कुंडली कहा। आल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने इसे दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा। और ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा कहा। और सुभाष कश्यप ने कहा, यदि संविधान एक शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। और यदि हमारा संविधान एक नींव है तो प्रस्तावना उस पर खड़ी हुई क्या है? एक अट्टालिका है। इतने सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। आज जाकर आप क्या करिएगा? अब आप लोग कमेंट करके बताइए। जितने भी लोग क्लास कर रहे हैं, प्रस्तावना को लेकर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आईएएस तक, समीक्षा अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने इनको पवित्र दस्तावेज कहा। अच्छा, शिव शक्ति मिश्रा, चलिए चलिए एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए। निधि धुरिया, शालिनी श्रीवास, शिव शक्ति मिश्रा, आजाद अंसारी, क्या प्रस्तावना अब समझ में आ गई आप लोगों को? अब प्रस्तावना से संबंधित सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लेंगे। अमित सर का इस बार नहीं हो पाया, नेगेटिव रिजल्ट रहा उनका। एलआईसी केस, जब आप खुद ही जान रही श्रद्धा जी, क्या बताया जाए? एलआईसी में भी आगे चल करके अभी आपका मुंबई बनाम भारत जो केस था 1994 का, उसमें भी प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था। आगे फिर से उसकी अपील की गई थी एलआईसी केस में। गोलकनाथ केस का यहां डिस्कस आपको आगे मिलेगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। कहां पर? आर्टिकल 13, तब वहां गोलकनाथ केस की बात आएगी मनोज जी। ध्यान रखिएगा, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करके मैं आपको सिविल तक क्वेश्चन तय कर रहा हूं। क्लास आपका समीक्षा अधिकारी का है और प्रीलिम्स का कोर्स है, उसको ध्यान में रखते हुए क्लास को ले रहा हूं, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा भी मैं और एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिए, क्लास समीक्षा अधिकारी का है आपको। और बाकी जितने केसेस हैं सबको बहुत विस्तार से पढ़ना है, तो आइए इंडिविजुअल में 20 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, 50 लेक्चर है, तो पॉलिटी की सही समझ वहां हो जाएगी। लेकिन यहां इतना बता के भेज दूंगा कि आपका समीक्षा अधिकारी का एक सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए एक काम करिएगा, अब जाकर के आप प्रीवियस ईयर के 20 साल के क्वेश्चन को उठाइएगा, घटना चक्र से उठा लीजिएगा। प्रियम्बल के संबंधित जितने क्वेश्चन को पूछा गया है, अब देखिएगा सारे क्वेश्चन आपसे हो जा रहे हैं या नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं होते हैं तो कल की क्लास में आप फिर से पूछिएगा। मकसद आपका सिलेक्शन है। इसी प्रस्तावना को पढ़ने के लिए 4 घंटे और दिए जा सकते हैं, लेकिन वो अनावश्यक है आपके लिए। अभी आपका लक्ष्य है कि हमें एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, वो सारा हुनर आप सीख चुके हैं। तो मेहनत करिए, आगे बढ़िए, रेगुलरिटी बनाए रहिए। प्रियम्बल का भी नोट्स आपको मिल जाएगा, जबकि संविधान सभा का गठन और राज्यों के पुनर्गठन का नोट्स ऐप पर आपको सेंड कर दिया गया है। जो टॉपिक जिस दिन पढ़ाऊं उसी दिन जा करके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए, तभी आपका आत्म मूल्यांकन हो पाएगा। नहीं तो पढ़ने के बाद भी बहुत सारे प्रश्न आपके सामने ऐसे आएंगे, अगर डायरेक्ट एग्जाम में उसे करने का प्रयास करेंगे तो आपसे गलतियां हो जाएंगी। ठीक, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इंडिविजुअल बैच की फीस 1000 रुपए है।